नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवेद क्लासेस में। आज हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना कोई देरी किए। सबसे पहले बात करते हैं इसकी पहचान की। इसकी पहचान होती है इन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रहूँगा आदि शब्द आते हैं तथा कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है। ये जो रेड कलर में शब्द हैं ये हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं, तो इनसे पहचान सकते हैं कि यह हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और साथ में क्या होता है, कार्य जारी होता है लेकिन उसके जारी रहने का समय भी दिया होता है। ये तो पहचान होती है हमारी इसकी हिंदी में। अगर बात करें इसकी इंग्लिश में पहचान क्या होती है तो एक बार उसको भी देख लेते हैं। दे रखा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस is used to express a continuous action which will be done at a certain time in the future। कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है एक लगातार यानी कि जारी जो कार्य है उसको बताने के लिए कि वो फ्यूचर में यानी कि भविष्य में एक निश्चित समय पर होगा, एक निश्चित समय पर होगा, यानी कि वो कार्य जारी है और फ्यूचर में एक निश्चित समय पर पूरा होगा। ये इसकी पहचान इंग्लिश में होती है। बात करते हैं रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की, यानी किसी भी टेंस को बनाने के लिए नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम दे रखा है आई वी के साथ शैल हैव बीन तथा अन्य सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि आई वी के साथ तो शैल हैव बीन आएगा, बाकी कोई और कुछ भी सब्जेक्ट हो हमारा उसके साथ में विल हैव बीन आएगा और साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। हमने बताया था आपको कि कॉन्टिन्यूअस टेंस कोई सा भी हो उसमें हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। नंबर सेकंड रखा है हमारा निश्चित समय, जिसे इंग्लिश में पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, के लिए सिंस, और अनिश्चित समय जिसे इंग्लिश में पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं, के लिए फोर का प्रयोग करते हैं। सिंस और फोर के बारे में हमने डिटेल में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिटेल में बताया है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको हमारी हर वीडियो में मिलेगा, तो यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लिखा हुआ है यदि हिंदी वाक्य में तक दिया है तो अनिश्चित समय के लिए फोर तथा निश्चित समय के लिए बाई या टिल का प्रयोग करते हैं। या तो बाई लिख देंगे या टिल लिख देंगे। ध्यान रखना है यदि हिंदी वाक्य में तक दिया है तो अनिश्चित समय के लिए तो फोर ही यूज़ करेंगे, लेकिन निश्चित समय के लिए बाई या टिल का प्रयोग करेंगे। आगे बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाने के फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल हैव बीन, शैल हैव बीन सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा, उसके बाद MV1 मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस का। हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे होंगे। तो कौन खेल रहे होंगे? हम, यानी कि हम है सब्जेक्ट वी। अब आई वी के साथ लिखते हैं शैल हैव बीन, बिल्कुल फार्मूला के अनुसार। तो शैल हैव बीन आ गया, उसके बाद वर्ब है खेलना यानी कि प्ले, प्ले वर्ब है तो लगा देंगे ING। प्लेइंग हो गया, अब क्या खेल रहे हैं वो क्रिकेट, तो क्रिकेट आ गया। अब कब से खेल रहे हैं? 2 बजे से, जो कि हमारा निश्चित समय है। तो सिंस 2 o'clock वी शैल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2 o'clock। आगे बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। खिलाड़ी शाम तक खेलते रहेंगे। कौन खेलते रहेंगे? खिलाड़ी, यानी कि द प्लेयर्स हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद आएगा विल हैव बीन, क्योंकि आई वी के साथ ही लिखते हैं शैल हैव बीन, बाकी सबके साथ विल हैव बीन। तो विल हैव बीन आ गया। खेलना हमारी वर्ब है तो प्ले, प्ले में लगा दी ING, हो गया प्लेइंग। और शाम तक जो कि हमारा निश्चित समय है तो बाई इवनिंग। द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग बाई इवनिंग। देखो बताया था हमने, अगर हिंदी में तक आता है तो अनिश्चित के लिए तो फोर लिखेंगे, लेकिन निश्चित समय के लिए बाई लिखेंगे। तो देखो बाई लिखा है हमने यहाँ पर, द प्लेयर्स विल हैव बीन प्लेइंग बाई इवनिंग। आगे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन है, जिन्हें हिंदी में अनुवाद के नियम कहते हैं। पहला नियम दे रखा है विल या शैल और हैव बीन के बीच नॉट का प्रयोग होता है। विल या शैल और हैव बीन के बीच नॉट का प्रयोग होता है। और नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, शैल नॉट हैव बीन सब्जेक्ट के हिसाब से, उसके बाद MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फोर प्लस टाइम।
तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस का। बच्चे 2 घंटे से नहीं पढ़ रहे होंगे, तो कौन नहीं पढ़ रहे होंगे? बच्चे, यानी कि बच्चे हमारा सब्जेक्ट है, द चिल्ड्रन। उसके बाद आएगा विल नॉट हैव बीन फॉर्मूला के अनुसार, और पढ़ने की जो हमारा वर्ब है रीड, रीड में लगा देंगे आईएनजी, हो गया रीडिंग। और 2 घंटे से हमारा अनिश्चित समय है तो फॉर 2 आवर्स। द चिल्ड्रन विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। तुम शाम से नहीं सो रहे होगे, तुम शाम से नहीं सो रहे होगे, तो कौन नहीं सो रहे होगे? तुम, यानी कि यू हमारा सब्जेक्ट है। विल नॉट हैव बीन, क्योंकि आई वी के साथ लिखते हैं शैल नॉट हैव बीन, बाकी सबके साथ विल नॉट हैव बीन आएगा, तो यू विल नॉट हैव बीन। अब सोना हमारी वर्ब है, सोने के लिखते हैं स्लीप, स्लीप में लगा देंगे एनजी, हो गया स्लीपिंग। और शाम से जो कि हमारा निश्चित समय है तो सिंस इवनिंग, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। आगे बात करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के भी हमारे नियम होते हैं, जिनमें पहला नियम दे रखा है, यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू या बाद में आए तो विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। यदि हिंदी वाक्य में क्या शब्द या तो शुरू में आ जाए, बिल्कुल अंत में कि लास्ट में आए, तो विल या शैल को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। नंबर सेकंड रूल है, यदि हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, कौन सा, किसका, कितना आदि आए तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी, फिर विल, शैल आदि लिखते हैं। यानी कि अगर ये हिंदी वाक्य में जो हमारे कब, कौन, कहाँ, कैसे, क्यों, इन्हें क्वेश्चन वर्ड कह सकते हैं इंग्लिश में, अगर ये बीच में आते हैं सबसे पहले इनकी अंग्रेजी आएगी, उसके बाद विल, शैल आदि लिखते हैं। जैसा कि जानते हैं आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के 2 काइंड होते हैं। नंबर 1 होता है यस और नो टाइप क्वेश्चंस, और नंबर 2 होता है WH टाइप क्वेश्चंस। यस और नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनमें हिंदी वाक्य में क्या शब्द है तो शुरू में आता है या बिल्कुल लास्ट में यानी कि अंत में आता है, और इनको बनाने का हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले विल, शैल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट। नॉट ब्रैकेट में इसलिए है कि हम नॉट तभी लिखेंगे अंग्रेजी में अनुवाद करते वक्त जब हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दे रखा हुआ, प्लस हैव बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। सेकंड टाइप होता है WH टाइप क्वेश्चंस। ये वो होते हैं जिनमें बीच में प्रश्नसूचक शब्द जो कब, कौन, कहाँ, कैसे, अगर ये बीच में आते हैं, ये WH टाइप क्वेश्चंस की कैटेगरी में आते हैं, और इनको बनाने का हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद का जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल यस और नो टाइप क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है, बस शुरू में क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। हमने ये लास्ट वीडियो में बताया है कि WH टाइप क्वेश्चन में हमेशा कोई भी टेंस हो, शुरू में क्वेश्चन वर्ड आता है, बस उसके बाद का जो फॉर्मूला होता है वो यस और नो टाइप क्वेश्चन वाला ही होता है। तो आप देख सकते हैं, देखो क्वेश्चन वर्ड है, उसके बाद विल, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, उसके बाद हैव बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के अंत में क्वेश्चन मार्क या इंटरोगेशन मार्क जिसे आप अंत में लगाते हैं वो बिल्कुल लगाया जाता है, चाहे वो अंग्रेजी का वाक्य हो या हिंदी का वाक्य हो, क्वेश्चन मार्क बिल्कुल लगाया जाता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। फर्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या तुम दिल्ली में 2 साल तक रहोगे? तो देखिए क्या वाला वाक्य है, यस और नो टाइप क्वेश्चन है। क्या वाला वाक्य है तो यस और नो टाइप क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या आएगा? विल, शैल आएगा। तो कौन दिल्ली में रहेगा? तुम, यानी कि तुम, यू हमारा सब्जेक्ट है, तो विल लेंगे, IV के साथ ही शैल है बीन आएगा, बाकी सबके साथ विल है बीन आएगा, तो विल आ गया, सब्जेक्ट आएगा यू। फॉर्मूला के अनुसार नॉट नहीं आएगा क्योंकि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द है नहीं, हैव बीन आ गया। उसके बाद आएगी वर्ब यानी कि रहना, रहने की होती है लिव, लिव में लगा दिया ING, हो गया लिविंग। और कहाँ रहोगे? दिल्ली में, यानी कि इन दिल्ली 2 साल तक, यानी कि हमारा ये अनिश्चित समय है तो फॉर 2 ईयर्स। विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स? विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। और देख रहे हैं आप अपने हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाक्यों में लास्ट में क्या लगाया है? क्वेश्चन मार्क। ये लगाना बिल्कुल ज़रूरी है। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, वह 3 दिन से क्या खा रहा होगा? देखिए क्या आ रहा है बीच में, यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, WH टाइप क्वेश्चन हुआ, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया व्हाट। अब कौन खा रहा है? वह, यानी कि सब्जेक्ट है ही, क्वेश्चन वर्ड आ गया, उसके बाद आएगा विल, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद आएगा हैव बीन, बिल्कुल फॉर्मूला के अनुसार खाने की होती है ईट, ईट में लगा दिया हमने ING, हो गया ईटिंग। और 3 दिन से हमारा है अनिश्चित समय, फॉर 3 डेज। वॉट विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 3 डेज? वॉट विल ही हैव बीन ईटिंग फॉर 3 डेज?
आगे बात करते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमने बताया था आपको पहले भी, हमारी हर वीडियो में इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़रूर होगा। यहाँ भी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, सबसे पहले लिखा हुआ है नंबर 1 कौन। इसका मतलब है सिंगुलर, एक वचन। कौन कौन इसका मतलब है प्लूरल यानी कि बहुवचन। ये अगर एक बार हिंदी में कौन आएगा तो वो सिंगुलर होगा यानी कि एक वचन, अगर 2 बार कौन कौन आएगा तो वो होगा प्लूरल यानी कि बहुवचन। और कौन यानी कि हु, जिसकी अंग्रेजी होती है हु, को हम एज ए असर्टिव सेंटेंस के रूप में बनाते हैं। असर्टिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंसेस। और हु हमारा एज ए सब्जेक्ट भी काम करता है और एज ए क्वेश्चन वर्ड भी काम करता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा फॉर्मूला है, सबसे पहले आएगा हु, उसके बाद विल हैव बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। और नेगेटिव सेंटेंस बनाने का हमारा फॉर्मूला है, उसके सबसे पहले आएगा हु प्लस विल नॉट हैव बीन प्लस MV1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक 4 प्लस टाइम। अब यहाँ कन्फ्यूजन आपको हो रही है कि यहाँ पर कौन कौन कैसे पहचानेंगे, प्लूरल के लिए भी विल हैव बीन आएगा और सिंगुलर के लिए भी। तो बता दें, अगर कौन कौन 2 बार हिंदी में आ जाएगा तो उसके लिए हमें हु ऑल यूज़ करेंगे। हमने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जहाँ पर हु के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वहाँ पर कौन कौन के लिए हम हु ऑल यूज़ करते हैं। उससे क्लियर हो जाता है कि ये हमारा प्लूरल के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कौन वाले वाक्य का। तुम्हारे पास शाम तक कौन बैठा रहेगा। तो देखिए, तुम्हारे पास शाम तक कौन बैठा रहेगा, कौन एक बार कौन है और अफर्मेटिव है। तो सबसे पहले हु आ गया, उसके बाद आएगा विल हैव बीन, बिल्कुल फॉर्मूला के अनुसार। अब बैठना हमारी वर्ब है सिट, सिट में लगा देंगे ING, हो गया सिटिंग। सिट में जब ING लगाते हैं तो लास्ट का जो लेटर है वो डबल हो जाता है, सिटिंग। और तुम्हारे पास यानी कि बिसाइड यू, पास की होगी बिसाइड, तुम्हारे की यू। और शाम तक जो कि हमारा निश्चित समय है, बाई इवनिंग। बताया था अगर हिंदी वाक्य में तक आता है तो अनिश्चित समय के लिए तो फॉर यूज़ करेंगे, लेकिन निश्चित समय के लिए बाई या टिल यूज़ करेंगे। तो बाई इवनिंग हमने लगा दिया है, देख रहे हैं आप। हु विल हैव बीन सिटिंग बिसाइड यू बाई इवनिंग। सेकंड हमारा एग्जांपल है तुम्हें सोमवार से कौन नहीं पढ़ा रहा होगा। तो देखिए, एक बार कौन है और नहीं दे रखा है तो नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हु आ गया, उसके बाद आएगा विल नॉट हैव बीन। अब है वर्ब पढ़ाना यानी कि टीच, टीच में लगा देंगे ING, हो गया टीचिंग। अब किसको नहीं पढ़ा रहा होगा, तुम्हें यानी कि यू, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है। और सोमवार से जो कि हमारा निश्चित समय है, तो सिंस मंडे। हु विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे। हु विल नॉट हैव बीन टीचिंग यू सिंस मंडे। आगे नंबर थर्ड एग्जांपल है कौन कौन 2 घंटे तक पढ़ते रहेंगे। देखिए, 2 बार कौन कौन है और अफर्मेटिव है। 2 बार कौन कौन है, सबसे पहले आएगा कौन कौन के लिए हु ऑल। हमने बताया था आपको 2 बार कौन कौन होगा तो उसके लिए हु ऑल लिखेंगे, तो हु ऑल। उसके बाद आएगा विल हैव बीन, उसके बाद आएगा पढ़ना, पढ़ने की होती है रीड, रीड में लगा देंगे ING, हो गया रीडिंग। 2 घंटे से यानी कि 2 घंटे तक, ये हमारा है अनिश्चित समय, तो फॉर 2 आवर्स। हु ऑल विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हु ऑल विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारा वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, हमारी ये मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अब मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें। हमारी वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।